आज मैं आपको एक स्पेनिश फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ अपने अजीबोगरीब और क्रूर सेटअप के लिए मशहूर है, बल्कि इसके प्रतीकात्मक अर्थ भी दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को देखने के बाद बहुत से लोग उलझन में पड़ गए, और मैं खुद भी इसे कई बार देखने के बाद ही इसकी सच्चाई को समझ पाया। जैसे कि यह रहस्यमय जेल जैसा गड्ढा असल में कितनी परतों वाला है, और फिल्म के अंत में दिखाई गई छोटी लड़की क्या वाकई थी या वो सिर्फ मुख्य किरदार की कल्पना थी। इसलिए ताकि आप इसे एक बार में अच्छी तरह समझ सकें, मैं इस व्याख्या में हर एक जटिल सीन को स्पष्ट करूंगा और हाल ही में रिलीज हुई हंगर प्लेटफॉर्म 2 से इसकी तुलना करते हुए गहराई से विश्लेषण करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल फ्लैट सी दिखने वाली जगह से, जिस पर जीरो का निशान बना है। वहां दर्जनों शेफ बेहद व्यस्त हैं और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रहे हैं। बाहर से यह जगह एक वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर यानी ऊर्ध्वाधर स्व प्रबंधन केंद्र के रूप में प्रचारित की जाती है, लेकिन असल में इसका नाम है जेल गड्ढा। शेफ्स को बहुत बड़ी संख्या में कैदियों को खाना देना होता है और हर दिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना बनाकर एक प्लेटफॉर्म पर सजाकर भेजना होता है। दृश्य बदलता है और फिल्म का मुख्य किरदार ग्रेन अचानक उठ बैठता है। उसके सामने बैठा है एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो कहता है कि ग्रेन की किस्मत बहुत अच्छी है कि पहली बार में ही उसे 88वीं मंजिल मिली है। अभी तक कुछ न समझ पाने वाला ग्रेन आसपास का माहौल देखने लगता है। ये जगह पूरी तरह बंद है, न खिड़की है न दरवाजा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा है। नीचे झांको तो अंत दिखाई नहीं देता और ऊपर भी कोई सीमा नजर नहीं आती। ग्रेन बूढ़े से पूछता है कि इस जगह को ऐसा क्यों बनाया गया है, तो वह जवाब देता है, खाने की सुविधा के लिए। यहाँ कितनी परतें हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित है कि हर मंजिल पर 2 ही कैदी होते हैं। इसके बाद वह अपने पैरों के नीचे एक तकिया रखकर बैठ जाता है। तभी एक तेज अलार्म बजता है और ग्रेन देखता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है। उस पर ढेर सारा खाना रखा है, लेकिन साफ पता चलता है कि वो बाकी लोगों का बचा खुचा है। बूढ़ा आदमी भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ता है और ग्रेन को भी खाने को कहता है। इतना गंदा खाना देखकर ग्रेन की भूख मर जाती है, लेकिन उसे इस अजीब जगह का असली स्वरूप समझ आने लगता है। ये कोई मैनेजमेंट सेंटर नहीं बल्कि एक कैद खाना है और ग्रेन को धोखे से यहाँ लाया गया है। अगर हर परत में 2 कैदी हैं, तो इसका मतलब ये खाना 86 लोग पहले ही खा चुके होंगे। बूढ़ा ग्रेन को फिर से खाने की सलाह देता है, क्योंकि यहाँ दिन में बस एक बार ही खाना मिलता है। अगर छोड़ दिया तो पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा। भूख से बेहाल ग्रेन न चाहते हुए भी एक सेब उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, बूढ़ा आदमी जल्दी से शराब की 2 घूंट भरता है और बोतल नीचे फेंक देता है। फिर नीचे थूक भी देता है। ये देखकर ग्रेन हैरान रह जाता है, लेकिन बूढ़ा कहता है कि नीचे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वालों ने भी यही किया होगा। ग्रेन अब और उलझन में पड़ जाता है। तभी कमरे का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हड़बड़ाया ग्रेन डर जाता है, लेकिन बूढ़ा शांत रहता है और कहता है कि इस जगह में खाना छिपाना मना है। अगर नियम तोड़ा तो या तो आग में भून दिए जाओगे या बर्फ में जमा दिए जाओगे। ये सुनते ही ग्रेन तुरंत अपनी जेब से सेब निकालकर फेंक देता है और तापमान सामान्य हो जाता है। समय बीतता है और खाना खा चुके प्लेटफॉर्म वापस ऊपर चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक ग्रेन दूसरों का झूठा खाने से मना करता है और सिर्फ नल के पानी से खुद को जिंदा रखता है, लेकिन भूख बढ़ती जाती है और आखिरकार वह भी बूढ़े के साथ खाना शुरू कर देता है। बातों बातों में ग्रेन को इस जगह के बारे में और जानकारी मिलती है। यहाँ हर कोई अलग वजह से आया है, कुछ लोग अपराध करके और कुछ अपनी मर्जी से। ग्रेन ने खुद अपनी इच्छा से यहाँ आने का फैसला किया था। वो डॉन कीहोटे नाम की एक किताब लेकर आया था। उसका उद्देश्य था धूम्रपान की लत छुड़ाना, लेकिन उसे धोखा देकर यहाँ भेजा गया। ग्रेन पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं, लेकिन बूढ़े को बस इतना पता है कि हर मंजिल पर 2 लोग हैं। वो यहाँ 8 महीने से है, इसलिए उसे कई परतों का अनुभव है। हर महीने कैदियों की परतें बदल दी जाती हैं। उसे पहले 77वीं पर रखा गया था, फिर 46वीं, फिर 77वीं, 11वीं, 98वीं, 8वीं, 132वीं और अब 48वीं पर। वो कहता है कि 50वीं परत के नीचे खाना पहुंचना लगभग असंभव है। यह सुनकर ग्रेन चौंक जाता है। अगर खाना नहीं मिलता तो क्या जीवित रहने के लिए अपने साथी को ही खा जाना पड़ेगा? हर कैदी को एक सामान लाने की अनुमति होती है। ग्रेन ने किताब लाई थी, लेकिन बूढ़ा एक नुकीली तेज छुरी लाया था। अब ग्रेन को एहसास होता है कि अगर निचली परत पर पहुंचा गया तो बूढ़ा उसे मार भी सकता है। कुछ दिनों बाद प्लेटफॉर्म पर एक पागल औरत नीचे उतरती है। ग्रेन पूछता है वो कौन है, लेकिन बूढ़ा कहता है मुंह बंद रखो। ये औरत हर महीने नीचे जाती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। फिर प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है और 2 मर्द उस औरत को खींच कर ले जाते हैं। ग्रेन कुछ करना चाहता है, लेकिन मंजिलों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। कुछ देर बाद नीचे से खींचातानी की आवाजें बंद हो जाती हैं और वो औरत खून से लथपथ प्लेटफॉर्म पर लौट आती है। उसने नीचे वालों को मार डाला था।
उसकी क्रूरता किसी के भी सोच से परे थी। हालांकि ग्रेन ने उस महिला की मदद नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने अनजाने में ही अपनी खुद की रिहाई की एक नींव रख दी थी। कुछ दिन और बीत गए। अब ग्रेन और बूढ़े आदमी के बीच अच्छा तालमेल बन चुका था। ग्रेन अब इस अजीबोगरीब जेल की जीवन शैली को धीरे धीरे अपनाने लगा था। लेकिन एक रात अचानक कमरे में गैस की गंध फैलने लगी। उस वक्त बूढ़ा आदमी ग्रेन से बोला, मुझे तुम अच्छे लगते हो, इसलिए चाहता हूं कि अगली बार हमें किसी अच्छे फ्लोर पर भेजा जाए। ग्रेन इस बात का मतलब नहीं समझ पाया और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, गैस के असर से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बुरी तरह बंधा हुआ पाया और उसके बगल में वही बूढ़ा आदमी बैठा था। असल में पिछली रात यहां पर एक बार फिर फ्लोर रीशफल हुआ था, लेकिन इस बार उन्हें 171वीं मंजिल मिल चुकी थी। बूढ़ा बोला, यह बहुत ही बुरा फ्लोर है, इस महीने यहां कोई खाना नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें खाना बनाऊंगा। यह सुनते ही ग्रेन डर के मारे तड़पने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। बूढ़े को इस स्थिति की पूरी तैयारी थी और उसकी सोच गलत नहीं थी। हर बार जो खाना नीचे आता उसमें केवल खाली प्लेटें होती। भूख दिन ब दिन बढ़ती गई और आखिरकार 8वें दिन बूढ़ा एक चाकू लेकर ग्रेन की ओर बढ़ा और उसकी जांघ में वार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि ग्रेन मर जाए, क्योंकि ताजा मांस ही उसका मकसद था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऊपर से वही पागल औरत फिर से आ गई, वही जिसे ग्रेन ने पहले कभी मदद दी थी। उसने तुरंत बूढ़े से चाकू छीना और उसे मार डाला। इस तरह बूढ़ा तो मर गया, लेकिन ग्रेन की जान बच गई। अगले दिन वो पागल औरत बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म पर सवार होकर नीचे चली गई। अब अकेला रह गया ग्रेन, जिसे अगले 1 महीने बूढ़े की लाश खाकर ही जिंदा रहना पड़ा। समय बीता और रीशफल का दिन दोबारा आया। इस बार जब ग्रेन की आंख खुली तो दीवार पर लिखा फ्लोर नंबर था 33। उसने राहत की सांस ली, अब उसे लाश नहीं खानी पड़ेगी। कमरे में उजाला हुआ और ग्रेन ने देखा कि इस बार उसका साथी एक औरत थी, और चौंकाने वाली बात यह थी कि वही औरत इंटरव्यू के समय मौजूद थी। उसने बताया कि वो भी यहां खुद अपनी मर्जी से आई है। पिछले 25 साल से वो इसी जगह पर काम कर रही थी, लेकिन उसे अब जाकर इस जगह की सच्चाई पता चली। संयोग से उसे हाल ही में कैंसर का आखिरी स्टेज डायग्नोज हुआ था, तो उसने सोचा कि मरने से पहले कुछ अर्थपूर्ण कर जाए। उसने बताया कि यहां कुल 200 फ्लोर हैं और हर किसी ने अंदर आने से पहले अपनी मनपसंद डिश चुनी थी। अगर हर कोई सिर्फ अपनी अपनी प्लेट खाता तो खाने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन समस्या है वितरण का तरीका। क्योंकि खाना ऊपर से नीचे आता है, इसलिए नीचे वालों तक कुछ नहीं पहुंचता। वो चाहती थी कि लोग खाना बांटें ताकि सिस्टम सुधर सके। अगले दिन वो औरत खुद नीचे के लोगों को खाना बांटने लगी। उसने उम्मीद जताई कि बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन ग्रेन को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि अब तक वह इंसानों की फितरत भली भांति समझ चुका था। जैसा कि उसने सोचा था, नीचे के लोगों ने न सिर्फ उसकी बात मानी नहीं, बल्कि कहा कि वो भी नीचे वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन औरत ने हार नहीं मानी। बोली, शुरुआत में दिक्कत तो आएगी, पर धीरे धीरे सब समझेंगे। 1 हफ्ते बाद वही पागल औरत फिर से नीचे आई। इस बार उसके शरीर पर चोटें थीं। ग्रेन और उसकी साथी ने मिलकर उसका इलाज किया। जल्द ही वो ठीक होकर फिर प्लेटफॉर्म पर बैठकर चली गई। ग्रेन ने अपनी साथी को उस औरत की कहानी बताई, लेकिन जवाब ने उसे चौंका दिया। महिला बोली, यह तो संभव ही नहीं है, यहां बुजुर्गों और बच्चों को आने की इजाजत ही नहीं है। इसका मतलब उसने सबको झूठ बोला है। समय बीतता गया, महिला की योजना विफल रही। उसका आत्मविश्वास और मनोबल भी टूटने लगा। 1 महीना बीत गया और फिर आया रीशफल का दिन। जब ग्रेन की आंख खुली, दीवार पर लिखा था 202वां फ्लोर, यानी महिला की जानकारी गलत थी। शायद इस जेल में 200 से भी ज्यादा मंजिलें थीं। और जब ग्रेन ने देखा कि उसकी साथी ने आत्महत्या कर ली है, तो वो फिर से टूट गया। अब बचने का एक ही तरीका था, महिला की लाश को खाना। 1 महीने बाद जब ग्रेन फिर से जागा तो उसने एक नए साथी को देखा, एक काला आदमी जो बहुत जोश में था। इस बार उन्हें फ्लोर मिला था 6ठा। काले आदमी ने कहा, यह मौका है भाग निकलने का। उसने ऊपर के लोगों से मदद मांगी कि वो उसे रस्सी से ऊपर खींच ले। ऊपर वाले ने हाँ कहा, लेकिन जैसे ही वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा, उन्होंने उसके मुंह पर कचरा फेंक दिया। गुस्से और घिन के मारे वो नीचे गिर गया। अच्छा हुआ ग्रेन ने उसे पकड़ लिया। अब वो आदमी टूट चुका था, क्योंकि शायद ये उसकी सबसे ऊंचाई वाली मंजिल थी। अब दोबारा ऐसा मौका शायद ही मिले। कुछ दिन बाद ग्रेन ने उस काले साथी को देखा और अचानक सब समझ गया। उसे अब यकीन हो गया कि ये जेल लोगों की इंसानियत की परीक्षा ले रही है, और अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो सबको साथ लाना होगा। ग्रेन ने कहा, हमें लोगों को मजबूर करना होगा कि वो सिर्फ अपना हिस्सा खाएं, और हम धीरे धीरे सबको नियमों में बांध देंगे। काला आदमी बोला, तुम्हें पता भी है कि कुल कितनी मंजिलें हैं, और अगर हम सबसे नीचे तक पहुंच भी गए तो वापस ऊपर कैसे आएंगे? ग्रेन बोला, पिछले महीने में 202वें फ्लोर पर था। मैंने प्लेटफॉर्म की स्टॉप टाइम से कुछ गिनती की है, और फिर नीचे से ऊपर लौटने का समय आ गया। यहाँ करीब 250 मंजिलें थीं।
वे दोनों सोचते हैं कि अगर नीचे तक खाना बांटते जाए और फिर उसी प्लेटफॉर्म से ऊपर लौटें तो शायद सबसे ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। फिर दोनों ने अपने बिस्तर को तोड़ दिया, कुछ लोहे की पाइपें निकाली खुद की सुरक्षा के लिए और चल पड़े इतिहास बदलने की क्रांति पर। वे 87वीं मंजिल से खाना बांटना शुरू करना चाहते थे, क्योंकि पहले 50 स्तरों के लोग रोज खाना खाते थे, तो उन्हें 1-2 दिन खाना न मिले तो चलेगा। रास्ते में वे स्टील की पाइपें लहराते हुए खाने के लुटेरों को खदेड़ते रहे और जल्द ही 32वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां गोलू को अपना पुराना गुरु मिला, एक बुद्धिमान वृद्ध। गोलू की योजना सुनकर उस बुजुर्ग ने एक नई सोच दी कि लोगों की सोच बदलना स्थायी समाधान नहीं होगा, क्योंकि इंसान की फितरत में अंधकार छिपा होता है जो कभी भी फूट सकता है। उन्होंने कहा, बदलाव तभी संभव है जब प्रबंधन स्तर यानी ऊपर के लोग बदलें, लेकिन यहाँ सभी कैदी हैं, किसी को भी ऊपर वालों तक पहुंचने का हक नहीं है। इसीलिए अगर एक पूरी और सही प्लेट ऊपर भेजी जाए तो हो सकता है ऊपर के लोग समझें कि नीचे कुछ संदेश है, जैसे ऐतिहासिक समयों में भूख हड़तालें हुआ करती थीं। गोलू को यह बात बहुत समझ में आई। अब उसने और गोलू ने एक सुंदर सी पुडिंग चुन ली जिसे वे अंत तक सुरक्षित रखने वाले थे। अब वे नीचे की ओर फिर से उतरने लगे, सबको अपना विचार सुनाने और अंत में उस पुडिंग के जरिए संदेश देने के लिए। लेकिन जितना नीचे उतरते गए उतना ही ज्यादा लोग हिंसक और जानवरों जैसे हो गए। दोनों को खून खराबे से लड़ना पड़ा और साथ ही उस पुडिंग को भी बचाना पड़ा। एक लड़ाई में गोलू को छुरा लग गया, लेकिन गिरीश ने हमला करने वाले को मार गिराया। जैसे ही वे 50वें स्तर से नीचे पहुंचे, वहां का मंजर और भी खौफनाक था। हर जगह मरे हुए कैदी, भूख का डर, सबकी इंसानियत निगल गया था। 89वीं मंजिल पर तो प्लेटफॉर्म रुका ही नहीं, क्योंकि वहां कोई जिंदा नहीं था। इसका मतलब गिरीश का गणित गलत था, असली मंजिलों की संख्या कहीं ज्यादा थी। फिर बहुत देर बाद प्लेटफॉर्म एक जगह आकर रुक गया, 333वीं मंजिल पर। दोनों हैरान थे, पर अगली ही पल उन्होंने देखा वहां एक छोटी बच्ची थी। उससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, प्लेटफॉर्म फिर से नीचे जाने लगा। अब बिल्कुल साफ था, नीचे अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। बच्ची बहुत भूखी लग रही थी। उसकी नजर गोलू के हाथ की पुडिंग पर थी। गिरीश ने दया से वो पुडिंग बच्ची को दे दी, और हैरानी की बात यह कि उन्होंने खाना रखा, फिर भी आसपास का तापमान नहीं बदला। इसका मतलब था कि बच्ची सिस्टम का हिस्सा नहीं थी। कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म वापस ऊपर जाने लगा। अब गिरीश और गोलू वापस नहीं जा सकते थे। अगले दिन गिरीश ने देखा जख्मों के चलते गोलू की मौत हो चुकी है। अब गिरीश अकेले रह गया था, लेकिन उसने गोलू से किया वादा याद रखा। जब प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आया तो वह बच्ची को लेकर उस पर बैठ गया। अब वे और नीचे जाने लगे और देखा नीचे अब कोई मंजिल नहीं बची थी। गिरीश ने ऊपर देखा, वहां एक उजाला था, जैसे उम्मीद की एक किरण। नीचे अंतिम स्तर पर पहुंचकर गिरीश ने उसी वृद्ध को देखा जो पहले मर चुका था। वो आया और बोला, अब यात्रा खत्म हो चुकी है। गिरीश बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म से उतर गया और उसके साथ अंधेरे में खो गया। अब प्लेटफॉर्म ऊपर चढ़ रहा था और उस पर सोई हुई बच्ची भी। शायद असली संदेश पुडिंग नहीं, बल्कि वो बच्ची थी, एक चमत्कार जैसी उम्मीद। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अब कुछ सवालों के जवाब जो दर्शकों के मन में उठ सकते हैं। सवाल 1, वह पागल औरत कैसे बार बार ऊपर से नीचे आती थी? कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप हर बार अपने साथ के कैदी को मार दें तो अगली बार आपको ऊपरी मंजिल मिलती है, इसलिए वो औरत हर बार अपने साथियों को मार देती थी। लेकिन यह तर्क फिल्म से भी ज्यादा अजीब लगता है। असल में शायद वो हर बार प्लेटफॉर्म से ऊपर जाती और फिर खुद कूदकर नीचे आती, अपने बच्चे को ढूंढने। बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लेटफॉर्म की रफ्तार बहुत तेज थी और नीचे जाने का मतलब था मौत का सामना करना। इसलिए शायद वो औरत एक बहादुर योद्धा थी जो हजारों में एक होती है। सवाल 2, क्या वह छोटी बच्ची असली थी? तकनीकी रूप से वो वहां नहीं हो सकती थी। कुछ लोगों का कहना है वो पागल औरत की बेटी थी और दोनों हर बार एक ही मंजिल पर रहती थीं। लेकिन असल में वह औरत हर बार बेटे को ढूंढने की बात करती थी, न कि बेटी को। फिल्म में दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक वह लड़की असल में कभी थी ही नहीं। सवाल 3, क्या 333वीं मंजिल पर जो हुआ वह सब गिरीश का वहम था? कई लोग मानते हैं हाँ, वह सब एक भ्रम था, क्योंकि लड़की की मौजूदगी की संभावना लगभग शून्य थी। और जब उसने पुडिंग खाई, प्लेटफॉर्म चला गया था, फिर भी तापमान नहीं बदला। और फिल्म में एक दृश्य है जहां रसोइया पुडिंग के वापस आने पर बस क्रोधित हो जाता है, लेकिन संदेश समझ ही नहीं पाता। इसलिए हो सकता है कि गिरीश और गोलू पहले ही किसी मंजिल पर मर चुके थे। इसका मतलब ये फिल्म केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा, उम्मीद और बदलाव की प्रतीक है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद ग्रेन के लिए यह यात्रा एक अंत की तरह लगने लगी, लेकिन मरने से पहले उसने खुद को कल्पना करते हुए देखा कि वह आखिरकार सबसे निचली मंजिल तक पहुंच गया है और उस प्रतीकात्मक संदेश को ऊपर भेज दिया है जो एक पूरी दुनिया को बदल सकता है।
हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सब ग्रेन का भ्रम था, एक मरते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद। लेकिन दूसरी सोच यह भी कहती है कि शायद यह सब सच था, क्योंकि जब उस छोटी बच्ची ने केक खाया तब सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी न तो तापमान बदला और न ही कोई अलार्म बजा। इससे एक नया नियम सामने आता है कि हर कैदी को पहले से तय की गई डिश दी जाती है और सिर्फ वही खा सकता है। अगर कोई दूसरी चीज छुपाता है या खाता है तो उसे सजा मिलती है, जैसे जल जाना या सबसे नीचे की मंजिल पर भेजा जाना। अब सवाल उठता है, 330वीं मंजिल के नीचे क्या था? इसका जवाब मिलता है हाल ही में आई हंगर प्लेटफॉर्म 2 में। वहां दिखाया गया कि 330वीं मंजिल से नीचे सिर्फ मौत है, कोई जीवित नहीं बचता। यह मंजिल जीवन और मृत्यु की सीमा बन जाती है। सीक्वल के अंतिम दृश्यों में हमने देखा कुछ वयस्क अपने साथ बच्चों को लेकर वहां उतरते हैं। यह एक गहरा प्रतीक है कि जब लोग मृत्यु का सामना करते हैं तो उनके भीतर की मासूमियत, उनकी इनर चाइल्ड फिर से जीवित हो जाती है और उसी मासूम आत्मा को प्लेटफॉर्म द्वारा ऊपर भेजा जाता है, शायद एक नया संदेश लेकर। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, इस पूरी फिल्म का सार क्या है? इसे हम साधारण नजरिए से नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें तर्क से परे कई बातों को दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए 333 मंजिलें होना, प्लेटफॉर्म का तेजी से ऊपर जाना और फिर भी संदेश को पहुंचाना, बार बार ऊपर से नीचे आने वाली महिला या सबसे निचली मंजिल पर मौजूद वह बच्ची, सब कुछ एक रहस्य है। असल में यह फिल्म एक गहरा व्यंग्य है पूंजीवाद के उस चेहरे पर जो दिखने में सुंदर है पर भीतर से सड़ा हुआ। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे सिस्टम उन लोगों को तोड़ देता है जो दुनिया बदलने का सपना देखते हैं, जैसे ग्रेन, जो डॉन किहोटे की तरह एक आदर्शवादी था, जिसे चालाकी से इस प्लेटफॉर्म जेल में लाकर तोड़ दिया गया। यहाँ हर किरदार, लालची बूढ़ा, बराबरी की बात करने वाली महिला और प्लेटफॉर्म से भागने का सपना देखने वाला कालू, सब एक ही व्यवस्था के खिलौने हैं। नीचे की दुनिया एक अंधकारमय खाई है जहां लोग खाने के सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ भूख और दरिंदगी है, जबकि ऊपर की दुनिया बिना सोचे समझे संसाधनों की बर्बादी करती है। यह जेल कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि हमारे समाज की असली तस्वीर है, जहां कुछ लोग हर दिन जश्न मनाते हैं और बाकी दुनिया भूख, डर और अंधेरे में जीती है। यही है हंगर प्लेटफॉर्म की असली चीख, एक दर्द, एक विरोध और एक चेतावनी कि अगर हम नहीं बदले तो यह खाई एक दिन हमें भी निगल जाएगी।